जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में बात करूंगा ज्योतिबा फूले। इनका पूरा नाम है ज्योतिबा गोविंदराव फूले। इनका जीवन परिचय देखेंगे हम। जीवन परिचय लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आईएएस का एग्जामिनेशन हो या फिर पीसीएस का एग्जामिनेशन हो। जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हमारे जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए या फिर समाज सुधारक हुए, उनके हम वीडियोस के बारे में जानते हैं, तो हम को कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ही केवल जानने होते हैं। बाकी का जीवन परिचय ये नहीं कि इनके पिताजी का नाम ये था, माताजी का नाम ये था, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ये एक सिंपल सी चीजें हैं जिन्हें आप किसी बुक वगैरह कभी मिले उसमें पढ़ लीजिएगा। लेकिन यूपीएससी की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। तो उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस प्रकार के यदि कोई बीच बीच में मिलेंगे, क्योंकि अक्सर हिस्ट्री से जो प्रश्न बन जाते हैं वो इसी प्रकार बनते हैं, या तो किसी की जयंती होती है या कोई योजना निकाली जाती है ना, तो उसी को ध्यान में रखकर। तो उस पर ये मेरा पहला वीडियो है। लाइक और शेयर जरूर करना है दूसरे लोगों तक, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। इस प्रकार की चीज़ें मैं करने के लिए थोड़ा सा प्रेरित हो सकूं। देखिए संदर्भ क्या है। संदर्भ, एक मिनट। संदर्भ ये है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिबराव फूले ऋण माफी योजना के तहत कुल पात्र किसानों में से 83% किसानों का ऋण जो है माफ कर दिया गया है। इस योजना के तहत इतने करोड़ 17,646 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। अब ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जो लोग महाराष्ट्र से संबंधित हों, पीसीएस के लिए। लेकिन आईएएस के लिए ये कंटेस्ट जो दिया गया है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने के। लेकिन ये वहां पर किया गया है, एक बड़ी योजना है, ठीक है। इतना करोड़ रुपए माफ किया गया है तो ये बहुत मायने लगता है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, और ऐतिहासिक व्यक्ति हैं उनके नाम पर किया गया है, इस वजह से उनको हम जानेंगे। तो प्रमुख बिंदु क्या है इस योजना के, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिबराव फूले ऋण माफी योजना की घोषणा जो की गई थी, दिसंबर में की गई थी 2019 में। इस योजना का उद्देश्य किसानों के 2 लाख रुपए तक के फसल को क्या करना था, ऋण को माफ करना था। ऋण माफी की अवधि क्या थी? इस ऋण के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के मध्य लिया गया हो तथा जिसे 30 सितंबर 2019 तक चुकाया नहीं गया हो। ये जो लोग महाराष्ट्र में हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, लेकिन यूपीएससी के लिए ये पॉइंट भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट है कुछ चीज़ें जो यूपीएससी वाले जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म जो है 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था, ठीक है। ये बिल्कुल भी यूपीएससी में नहीं आएगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लेकिन ये आ सकता है। फुले को यानी ज्योतिराव फुले हैं, उनको महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठल राव कृष्णजी वांडेकर, ये नाम आपको याद रखना है यूपीएससी वालों को। इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी? विठ्ठल राव कृष्णजी पांडेकर द्वारा दी गई थी। सन बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, 1888 में प्रदान करी गई थी। तो एक पॉइंट यहाँ से ये ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सामाजिक सुधार और महत्वपूर्ण योगदान, इन्होंने क्या किया थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लीजिए। ये आपके मेंस एग्जामिनेशन में प्री में कुछ फैक्ट के रूप में काम आएगा। महात्मा ज्योतिबा फूले का कार्य मुख्य रूप से अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन, महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं का सशक्तिकरण, हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार से संबंधित रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, महिलाओं की मुक्ति और उनका सशक्तिकरण, और हिंदू परिवार के
पारिवारिक जीवन में सुधार से संबंधित रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इन्हें अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ भारत में महिलाओं की शिक्षा का अग्रदूत भी माना जाता है। ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा देने की जो है वकालत करी थी, तो दोनों को ही अग्रदूत माना जाता है महिला शिक्षा का। ठीक है, जिस समय महिलाओं को एक तरह से नीच के रूप में देखा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, उस समय इन्होंने कुछ आवाजें उठाई थी। यह दंपति पुणे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए अगस्त 1848 में भारत का पहला स्वदेशी स्कूल खोलने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, लड़कियों के लिए पहला स्कूल इन्होंने ही खोला था 1848 में। ये पॉइंट याद कर लीजिए। इसके बाद फुले दंपत्ति ने महार और मंग, महार जाति वो है जिसमें अंबेडकर जो है वो इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। महार और मंग जैसी अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल आरंभ किए। ठीक है, तो इन्होंने निम्न तबके पर काम किया। और यूपीएससी की जो तैयारी है अपने आप में, जो निम्न तबका है, दबा कुचले लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ऊपर ले जाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। तो ये काफी रोल अदा करेगा यूपीएससी एग्जामिनेशन में यदि प्रश्न वगैरह बनता है तो। वर्ष 1863 में ज्योतिबा फुले ने गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु एक गृह आरंभ किया था। गृह नाम है, ये गृह। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने शिशु हत्या के बचाव के लिए एक अनाथालय भी खोला था और इस संबंध में उन्हें दुर्भाग्यशाली बच्चों के लिए अनाथालय शुरू करने वाला पहला हिंदू माना जाता है। ठीक है, पहला अनाथालय था जो शिशुओं के लिए उन्होंने खोला था। ठीक है, कुछ लोग छोड़ जाते हैं शिशुओं को अनाथालय में, मंदिरों में, तो उन लोगों के लिए खोला था। काफी अच्छा एक तरह से प्रयास था, सबसे पहले हिंदू थे ये। वर्ष 1868 में ज्योतिबा ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया था। जिस समय जाति व्यवस्था, घोर जाति व्यवस्था थी, जहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि किस प्रकार का जो है चीजें होती रही हैं हमारे समाज में। कारण कुछ भी रहे हो कि एक दूसरे को पानी ना पिलाना, इस पर एक ही स्नानागार में ना नहलाना, तो इन्होंने एक सामूहिक स्नानागार की यहाँ पर निर्माण कर दिया था, यानी कि जाति व्यवस्था पर इन्होंने कहीं ना कहीं चोट करने का भी काम किया था, जिससे उनका सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। वर्ष 1873 में फुले ने दलित वर्गों के अधिकारों हेतु जाति व्यवस्था की निंदा करने तथा तर्कसंगत विचारधारा का प्रसार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। अक्सर प्रश्न आ जाता है पीसीएस वगैरह में और यूपीएससी में फैक्ट के रूप में आ सकते हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में। ठीक है, तो कब करी थी? 1873 में। किस लिए? दलित वर्गों के अधिकारों हेतु, जाति व्यवस्था की निंदा करने और तर्कसंगत विचारों के प्रसार करने हेतु सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। अब इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अब इनका हो गया जीवन परिचय, इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार जो है आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 2021 में, 20 में प्री के अंदर, मेंस के अंदर बनने वाले प्रश्न हैं ये ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से प्रश्न उठ जाते हैं। आप सबके जीवन परिचय पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन जो करंट में जो चलते हैं उनको पढ़ लेना जरूरी होता है। तृतीय रत्न इनकी रचना है, जो कि 1855 में हुई थी। गुलामगिरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है 1873 में। श्वेत करायचा आसुद या फिर कल्टीवेटर वेब कॉर्ड, ये 1881 में हुई थी। और सत्यशोधक समाजोत्कल मंगलाष्टक सर्व पूजा विधि जो हुई थी वो हुई थी 1887 में। ठीक है,
तो ये थी उनका छोटा सा जीवन परिचय, जहाँ से यूपीएससी प्रश्न बना सकती है आप लोगों को। मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार के जो भी करंट में रहा करेंगे उनका जीवन परिचय हम देखेंगे यूपीएससी की दृष्टि से, पीसीएस की दृष्टि से, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।